लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराधी जीत जाएं, भ्रष्टाचारी जीत जाएं, तो आप बलात्कारी जीत जाएं, संसद में बलात्कारी बैठे मिल जाएं, तो आप सोच लीजिए कि ये जनतंत्र की कितनी दुर्गति है। जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन के बाद रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा? अब एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, क्या प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है? क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है? तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। तो आप रिजर्वेशन को समाप्त करने की कोई घोषणा नहीं कर दीजिए सरकार के द्वारा नीति बना करके, लेकिन सब कुछ प्राइवेटाइज कर दीजिए, रिजर्वेशन अपने आप खत्म। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा सर। जो SC ST OBC के नौजवान लड़के हैं, बेटे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं, फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, फिर उनके लिए तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। भाई मैं सवाल एक कर रहा हूँ कि आप संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है समाज के वंचितों के लिए, उनको आप क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, शिक्षा के द्वारा, रोजगार के द्वारा आरक्षण देने से समाज के बहुत निचले तबकों को, जो समाज का वंचित वर्ग, उसको बहुत लाभ भी हुआ है और अभी और लाभ की आवश्यकता है, क्योंकि लाभ अभी भी ज़मीन पे नहीं पहुंचा है। तो जब तक ज़मीन पे लाभ नहीं पहुंचेगा, जब तक एक गांधी जी कहते थे ना कि जो समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, जब तक उसके आंखों से आंसू नहीं पोंछोगे, जब तक उसका दुख नहीं दूर करोगे, तब तक स्वराज के साथ। तो अगर वो आरक्षण उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, उनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उसको ख़त्म करने की कोई भी कोशिश करना संविधान के साथ विश्वासघात है। बहुत सारे जो RSS माइंड लोग हैं वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से, रिजर्वेशन अगर खत्म होगा तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे, अगर रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा तब हम विश्वगुरु। एक मिनट, विश्वगुरु की अवधारणा क्या है? दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में, दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में आप सबसे आगे निकल जाएं। आप अपनी औकात देख लीजिए कि हैं कहाँ। भुखमरी में तो आप 107 पर पहुँच गए 101 से, तो आप जा तो रहे हैं रसातल की ओर और दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो आसमान की बुलंदियों पे विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु की बात करने से कोई विश्वगुरु नहीं बनता है। विश्वगुरु की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, ज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हो, रिसर्च के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अगर ये नहीं होता है तो आप मंदिर मस्जिद बना करके अगर विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस देश की जनता के साथ धोखा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी उसके साथ विश्वासघात है। और आप सोच सकते हैं कि ये सरकार या ऐसी सरकारें वो कर रही हैं। पॉलिटिक्स जो हो रही है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो हो रही है वो मस्जिद और मंदिर पर हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? जो ST OBC समाज है, जो मुसलमान हैं, उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, पहली बात एक समझिए, राजनीति अगर आपको अभी लग रहा है ना कि हिंदू और मुसलमान, राजनीति बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक, हाँ आप कह लीजिए, योगी महाराज की भाषा में आप वो भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक आज मुस्लिम चूँकि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उसके बाद ईसाई होंगे, उसके बाद अन्य जो सिख हैं, बुद्ध, सब वो आ जाएंगे, सब आएंगे। और उसमें भी जो 80% की जो बातें हो रही है बहुसंख्यक की, उसमें भी कौन? समाज का वंचित, ज़मीन पर बैठा हुआ आदमी, ज़मीन पर लेटा हुआ आदमी नहीं, जो ऑलरेडी समाज, जी आप जो कह लीजिए, समाज के जो सवर्ण रहे या जो जाति की उच्च वर्ण के लोग कहलाते रहे, तो ये जो बनाएंगे आप समाज बहुसंख्यक का भी। जो बहुसंख्यक की आप बात कर रहे हैं सर, तो जो ब्राह्मण और जो बहुसंख्यक हैं जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो ब्राह्मण उसमें सिर्फ 12% आते हैं, 80% तो OBC SC ST OBC हैं। पहली बात ये है, किसके पास सत्ता, किसके पास शिक्षा, किसके पास संसाधन, उसको आप आंकड़ों के हिसाब से देखिए। आप संख्या अगर देखेंगे तो समाज में तो वंचितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनके पास कितने संसाधन हैं? अरे भारत में 1% लोगों के पास कितना संसाधन आप बताइए? 77% से समथिंग तो उनके पास ज़्यादा है। तो फिर अगर संख्या की दृष्टि से देखने लगे तब तो हो गया। इसीलिए वंचितों की संख्या ज़्यादा है, किंतु वंचितों के पास साधन कितना है? और जब तक उनको साधन नहीं मिलता है तब तक आप जो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की बात करें, एक विश्वगुरु वगैरह तो जुमलाबाजी है, वो लेट दी प्रधानमंत्री डू इट, वो प्रधानमंत्री करें, है ना। लेकिन हम तो सीधे एक समृद्ध भारत, है ना, एक संपन्न भारत, तो तभी होगा। और मैंने आपको गांधी जी की बातें कही थी कि जो अंतिम आदमी है उसकी आंखों में आंसू नहीं होगा, उसके घर में भूखमरी नहीं होगी, उसे शिक्षा मिलेगी, अच्छे रोजगार मिलेंगे और सम्मान से जीने की परिस्थितियाँ मिलेगी, तब हम मानेंगे कि भारत समृद्ध हो गया।
पूरा विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, अरे उनसे उन्हों के पूछिए, साथ ऐसा व्यवहार। आप उनसे, वही तो मैं कर, अब लो आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे रहे नहीं, हैं। मैं आपसे- शिक्षक सड़कों पे जी, वही अपनी मांगों के समर्थन में लगातार स्ट्राइक कर रहे जी। हैं। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, महीनों से कुछ कॉलेजेज में वेतन नहीं। 3 महीने से और कॉलेज में हाँ, वेतन नहीं कई मिलता। कॉलेज 12 कॉलेज हैं, आप जाके 12 कॉलेज का नाम दे दूंगा, आप जाकर के पूछ लीजिए, वही हम उन्हीं कह रहे शिक्षकों से पूछिए। जो आपके और यहाँ- ये तो दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात। आप हिंदुस्तान, दिल्ली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जाइए तो शिक्षकों की क्या स्थिति है, सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं स्थायी रूप से, आप जाकर के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि विश्व गुरु का दावा कितना झूठा, कितना खोखला और जनता के साथ विश्वासघात के सिवा क्या। अरविंद केजरीवाल भी तो जो अपना एजुकेशन मॉडल है पूरे देश में लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यही हम गुजरात में लागू करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में लागू करेंगे। तो क्या लगता है कि 12 कॉलेज में अभी वो मतलब जो फीस है, जो तनख्वाहें हैं टीचर्स की, नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, उनको अभी नहीं दे पाए? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप देखिए दावा, मेरा सवाल ये है, हाँ। उसके बाद इनके दावे को कैसे ये देखते? दावा अपने आप खोखला हो गया ना। अब मैंने एक और सवाल आपसे किया था, इन्होंने वादा किया था कि 20 कॉलेज खोलेंगे। जी। आप उनका मैनिफेस्टो निकाल लीजिए शुरू के, कॉलेज खोले। है ना। जी, कहा। तो हम उनसे जाके एक बार पूछिए, हे माननीय केजरीवाल साहब या मुख्यमंत्री महोदय, आप नाम गिना देंगे कुछ कॉलेजेस का जो आपने खोले हैं? एक भी कॉलेज ओपन नहीं किए? बताइए, आप बताइए ना। मुझे तो जानकारी कम से कम नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब तो मैं धीरे धीरे क्रमशः जो है बाहर होने के, रिटायरमेंट की एज में जाऊंगा ना कुछ वर्षों के बाद, तो आप, मुझे तो जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी दे दें। अगर वो जानकारी दे देंगे, मैं उस स्थान पे जाकर के उस कॉलेज को ढूंढ लूँगा, अगर वो कॉलेज मिल जाएगा तो मैं मान लूँगा। आप समझ रहे हैं? एक लास्ट मैसेज हमारे देश को, देश की जनता को आप देना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता को मैसेज तो यही है कि समाज के वंचितों के संघर्ष को, उसके स्वाभिमान के संघर्ष को और प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के संघर्ष को मजबूती प्रदान कीजिए। सरकार पर जनता अंकुश रखे, नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। और अच्छा रोजगार, अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा करे, अन्यथा सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जनता इस बात को समझे और इसी बात को ध्यान में रख करके जनता जो मत का अधिकार है। एक बात मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, आप अपने घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं, सामान खरीदने जाते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। और देश की सत्ता जिन लोगों को आप सौंप देते हैं अपने वोट के अधिकार के द्वारा, उसमें ये निर्णय क्यों नहीं करते हैं कि सरकार सर्वोत्तम हो, अच्छी पार्टियां हो या अच्छे लोग हों? जी, अच्छे लोग। तो ये फैसला जनता को करना चाहिए। उन्हें दल या तमाम तरह, अरे भाई जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराधी जीत जाएं, भ्रष्टाचारी जीत जाएं, तो आप बलात्कारी जीत जाएं, संसद में बलात्कारी बैठे मिल जाएं, तो आप सोच लीजिए कि ये जनतंत्र की कितनी दुर्गति है। कम से कम हमारे स्वाधीनता सेनानियों का ये सपना तो नहीं था, ऐसे भारत का सपना तो नहीं था। और अब लगातार ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो जनता जागे, जनता अपने अधिकार को भी समझे और अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। और जनतंत्र में मत ही वो अधिकार है जो आपको सही विवेक के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू।